आज की क्लास में जो क्लास है आज की उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जेएनवी के फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं ना। जेएनवी के एप्लीकेशन के फॉर्म्स जो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो इस एंट्रेंस एग्जाम को कौन दे सकता है, ठीक है, कौन एलिजिबल है मतलब, ठीक है। और सेकेंड चीज कि अगर कोई एलिजिबल है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मतलब उसको क्या क्या दस्तावेज चाहिए जिसको वो अपने एग्जाम में जब फॉर्म भर रहा है तो उस फॉर्म भरते वक्त उसको कौन कौन सी और चीज़ें लगानी है ना, कौन से फोटोज कैसे लगाने हैं, उनका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड या रेजिडेंशियल प्रूफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि जो जेएनबी का ये फॉर्म निकला है, जो एप्लीकेशन निकला है, ठीक है, इसका फिल करने का प्रोसेस क्या है, इसको फिल कैसे करना है, जब हम फिल करने जा रहे हैं तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन सारी बातों को कवर करेंगे। देखो, आप लोगों को पता ही है कि जो जेएनबी के फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं और डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम होने हैं, ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, 6 क्लास के जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, बहुतों ने कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं उस एग्जाम के बारे में हम उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लें, है ना। तो जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि उसमें सारी बातें लिखी हैं कि एप्लीकेशन कैसे भरा जाना है, एप्लीकेशन भरते वक्त आपको क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आज की जो ये वाली क्लास है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। ठीक है, हम कैसे फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म, और एक बार अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक, तो चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहली चीज हम समझेंगे, ठीक है, वो ये है कि जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला, ठीक है, उस एग्जाम को जो कंडक्ट किया जाना है उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है अगर हम उस एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि जेएनवी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है, वो किस किस स्टेट्स में कितने नंबर है ना। जैसे आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ जेएनवी कितने हैं, तो 13। ठीक है, इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में दिया हुआ, पर हमारा जो मतलब का है वो ये नहीं है ना। हमारे मतलब की चीज क्या है कि जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम हमारे मतलब की चीज, ठीक है, आप देखो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, ठीक है, ये जो है वो 2 फेजेस में होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 2 फेजेस में होगा। ठीक है, 2 फेजेस। अब 2 फेजेस कौन से फेजेस हैं, तो एक शनिवार के दिन होना है, सैटरडे के दिन, 12 अप्रैल 2025। ठीक है, और जिसकी टाइमिंग होगी 11:30 बजे, है ना, 11:30 AM। ठीक, और दूसरा जो है वो संडे के दिन हो, ठीक है, 18 जनवरी 2025। ठीक है, 11:30, जो टाइमिंग है वो सेम है, डेट्स अलग से, है ना। आप देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एग्जाम्स होने हैं, ठीक है, वो मतलब थोड़े से ऐसे स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज में आते हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। पर जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है जहाँ पे एग्जाम होने हैं वो है 18 जनवरी 2025 के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। इसका मतलब है कि जब वो तो डेट के एग्जाम्स के डेट हो गए कि एग्जाम कब होने हैं, किस पर्टिकुलर रीजन में कब होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब हम फिल करने जा रहे हैं ना 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम का जो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है उसको जब हम फिल करने जा रहे हैं तो उसको हम फिल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है नवोदय गवर्नमेंट.इन। ठीक है, और ये जो नवोदय गवर्नमेंट.इन पे जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने सर्टिफिकेट जो आप फिल करोगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब उसमें आपको जरा भी पैसा नहीं देना। ठीक, अब जब आपने उस पर रजिस्टर कर लिया, ठीक है, रजिस्टर कहाँ करना है, नवोदय गवर्नमेंट.इन पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको उसके बाद, ठीक है, सर्टन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब
कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो हम इंटरनेट पे चीज़ें डाल भी सकते हैं, उसको हम अपलोड कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से बटन दिया होगा, उस पर अपलोड लिखा होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग बस उस पर चीज़ें अपलोड कर दें। ठीक है, तो देखो आप क्या करना कि जब आप रजिस्टर करने जा रहे हो navodaya.government.in इस वाली वेबसाइट पे, तो आप ध्यान रखना कि आपके पास ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे, उसको आपको जीपीजी फॉर्मेट में रखना है, मतलब फोटो की फॉर्मेट में रखना है, जैसे मोबाइल्स में फोटो होते हैं। ठीक है, और उसका साइज 10 KB to 100 KB के बीच होना चाहिए, है ना, इतने के बीच में रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या रखना है आपको जेपीजी फॉर्मेट में, यानी फोटो के फॉर्मेट में। सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट है, जैसे जो बच्चा है, वो जो रजिस्ट्रेशन करने आया है, वो जो भी स्कूल में पढ़ रहा है उसके प्रिंसिपल के थ्रू, है ना, उसका जो प्रिंसिपल होगा वो उसको एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, और ये उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ये बच्चा 5th क्लास में अब पास हो चुका है। ठीक है, और एक फोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चे की, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी फोटो के फॉर्मेट में रखना है, जीपीजी फॉर्मेट में रखना है। पेरेंट्स के सिग्नेचर रखने हैं ब्लैंक पेपर पे। ठीक है, जो कैंडिडेट है जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसका भी एक ब्लैंक पेपर के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। आधार डिटेल्स का मतलब है आधार कार्ड में जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, मतलब उसके घर का एड्रेस। ठीक है, आधार नंबर। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब है एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन हो कि आप उस पर्टिकुलर रीजन में जो आपने एड्रेस लिखा है वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, उस चीज का प्रूफ है। अब हम ये देखेंगे कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, उसे अपलोड करना क्यों जरूरी। तो देखो ये सारी चीजें आपको फोटो के फॉर्मेट में रखनी चाहिए, रखनी है। ठीक है, जिसका साइज 100 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए, किलोबाइट्स के बीच। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, एक सर्टिफिकेट जो स्कूल का हेडमास्टर आपको इशू करेगा। ठीक है, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पेरेंट्स के, माता पिता के सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे, आपके सिग्नेचर, और आधार कार्ड के डिटेल्स। ठीक है, इसके अलावा आपको बेसिक डिटेल्स खुद से ही फिल करनी है, जैसे कौन से स्टेट में आप रह रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, आधार नंबर, है ना, पैन नंबर। अब तो बच्चों का पैन कार्ड बन गया है, तो इनकेस आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का भी नंबर कर सकते। ठीक, अब सारा आपने जब आप सारी चीजें फॉर्म में फिल कर दोगे, ठीक है, तो अलोंग विद द सिग्नेचर ये सारी चीजें हो गई। ठीक, नेक्स्ट है नो रिक्वेस्ट विल बी डायरेक्टली इन केस। अब देखो नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन टू कंडक्ट और मॉडिफाई डेटा प्रोविजंस ऑफ कनेक्शन विंडो। इसका मतलब है कि मान लो आपने कोई इंफॉर्मेशन डाली और वो इंफॉर्मेशन गलत हो गई। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन गलत हो, तो आपको देखो ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्टली उनसे कहो वेबसाइट्स वालों से कि आप उसको चेंज कर, है ना, बल्कि वहां पे एक ऑप्शन है, ठीक है, करेक्शन विंडो है। ठीक है, जहां पे आप अपने मिस्टेक्स को, मान लो आपने गलत नाम लिख दिया आपने डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको उसको सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए करेक्शन विंडो होगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। और वहां पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे आप जो भी डिटेल्स आपने गलत भरी है उसको आप सही कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज हम ये समझ लेते हैं कि जेएनबी का जो ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है 6th क्लास के एंट्रेंस के लिए, वो कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं। तो सबसे पहली जो शर्त है, एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट टू क्लास 6 इन जेएनबी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि जैसे मान लो आप एक इलाके में रह रहे हो, एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो अगर आपके इलाके में वो एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, तभी आप उस जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हो। मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो और वहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, पर आपके पास में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है, तो आप जो आपके पास वाला जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दो जहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय है। ठीक है, और आपको उस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आगे बताया हुआ है,
ठीक है, ए कैंडिडेट हु इज स्टडिंग क्लास 5th इन ए डिस्ट्रिक्ट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू जेएनवी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ऑन। ठीक है, तो मान लो मैं किसी डिस्ट्रिक्ट ए में रह रहा हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट ए से ही 5th क्लास पास की है, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट ए है, ठीक है, उसमें एक जेएनवी स्कूल भी है, तो मुझे उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है जहां से मैंने 5th क्लास पास किया है। मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से, है ना, जिस जिले से आपने 5th क्लास पास किया है, आपको उसी जिले से जेएनवी के फॉर्म को फिल करना है और उसी जिले में एग्जाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले ही पॉइंट का एक्सटेंशन है, कि कैंडिडेट उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहां पे वो एग्जाम दे रहा है। इसका मतलब है कि जहां का भी आप जेएनवी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, वहीं पे आपका रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो, इस एरिया में रह रहे हो। ठीक है, तभी आप उस डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी का एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन, ठीक है, और रिपीटर कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है समझनी, कि मान लो आपने 2024 और 2025 से पहले एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, 5th क्लास का, और मान लो आप 5th क्लास रिपीट कर रहे हो, तो तब भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक, तो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं ना 5th क्लास, वो दोबारा पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5th क्लास एक साल पहले ही पास कर लिया है, 2024 से और 25 से पहले ही पास कर लिया है, तो वो भी एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, मान लो कि उनका जो बर्थ है, उनका जो जन्म है, वो 1 मई 2013 से पहले हुआ है। ठीक है, ये चीज समझना है, ध्यान से सुनो। इन केस अगर आपका जन्म, ठीक है, 1 मई 2013 से पहले हुआ, या फिर, ठीक है, 31 जुलाई 2015 के बाद हुआ, ठीक, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपका जन्म 1 मई 2013 से पहले हुआ है, या फिर 31 जुलाई 2015 के बाद हुआ है, तो अब आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक, ये चीज भी समझनी हमें जरूरी है। ठीक, आप देखो, अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर हमने, ठीक है, एग्जाम पास कर लिया, तो एग्जाम पास करने के बाद, ठीक है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स की जरूरत है। ठीक है, तो चलो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, अगर हम सिलेक्ट हो गए, हमने एग्जाम दिया, हमने एग्जाम पास कर लिया, तो हमें क्या क्या चीजों की नीड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कि हम, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और प्रूफ कहाँ होता है डेट ऑफ बर्थ का, हमारे जन्म तिथि का, बर्थ सर्टिफिकेट में, जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, इशू करती है। तो आप, आपके जो पेरेंट्स होंगे, उन्होंने आपके बर्थ के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाया होगा, और इस बर्थ सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज ए प्रूफ वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे रहे हो, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको और क्या देना पड़ेगा वहां पे, सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 3rd 4th एंड 5th। तो जिस स्कूल से आपने 5th क्लास पास किया होगा, उसका जो हेड मास्टर प्रिंसिपल होगा, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जिसमें आपके क्लास 3rd 4th और 5th से रिलेटेड आपके ग्रेड्स होंगे, स्टडी के बारे में होंगे, कि आपके 3rd क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, 4th क्लास में कितने मार्क्स आए, और 5th क्लास में कितने मार्क्स आए। क्या नेक्स्ट जो चीज आपको चाहिए होगी आपके सिलेक्शन के बाद, वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो देखो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो आपको कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में, वो आपको दे सकता है। ठीक है, बेसिकली इसमें ये लिखा होगा कि आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, आप फिजिकली फिट। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन का मतलब है कि जिस स्कूल से आपने
5th क्लास को पास किया है, ठीक है, वो जो स्कूल होगी, ठीक है, वो जो स्कूल है वो आपको बेसिकली एक डॉक्यूमेंट देगी जिसमें लिखा होगा कि इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने 5th क्लास पास कर लिया इस स्कूल से और इसको हम फर्दर स्टडीज के लिए, आगे पढ़ने के लिए परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब है इनकेस कोई अगर बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल वो पार्शली ब्लाइंड है ना, मतलब उसका जो विजन है वो थोड़ा सा वीक है, देखने की जो उसकी शक्ति है वो थोड़ी सी वीक है, या वो डीफ है ना, सुनने में उसकी थोड़ी सी कमी है, तो इनकेस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबल बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इनकेस अगर कोई बच्चा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना एससी और एसटी और ओबीसी होते हैं, तो अगर कोई एससी है या एसटी है, ठीक है, तो सिलेक्शन होने के बाद उस बच्चे को अपने एसटी या एससी के सर्टिफिकेट को भी सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओबीसी, ठीक है। अब देखो ओबीसी जिसमें मैंने कहा अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी वो लोग होते हैं जो एससी या एसटी तो नहीं है, मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं, पर वो फिर भी गरीब होते हैं, है ना, तो उनका ओबीसी कहा जाता है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ओबीसी है तो उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग। देखो दो तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है, एक होता है स्टेट बेस्ड होता है, ठीक है, कि स्टेट में कोई ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, और एक लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। तो जो सेंट्रल लिस्ट वाली है ना, सेंट्रल लिस्ट की जो गवर्नमेंट है ओबीसी की, उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जैसे एग्जाम हो रहा है, तो ये जो एग्जाम हो रहा है इस एग्जाम का आप सेंटर की, आप एग्जाम कहां पे दोगे जाके, ये कैसे करना है, ईच कैंडिडेट shall appear for the selection test at the examination center allotted to him or her as indicated on the admit card, ठीक है। तो जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, हॉल टिकट आएगा, एडमिट कार्ड का जैसे मैंने मतलब बताया एक कार्ड होता है जो आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है कि आप एग्जाम दो। तो वो जो एडमिट कार्ड होगा उसमें एड्रेस लिखा होगा कि आपका एग्जाम कहाँ पे होना। नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू अपीयर फ्रॉम एनी अदर सेंटर। अब देखो जो एडमिट कार्ड में एड्रेस है, जो सेंटर का नाम है, ठीक है, आपको सिर्फ वही सेंटर में जाना है, आप किसी और सेंटर में जाके एग्जाम नहीं दे सकते। आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप अपने सेंटर को चेंज करवाना चाह रहे हो, ठीक है, और आप बिना एडमिट कार्ड के उस हॉल के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि हमें एडमिट कार्ड जब एग्जाम का दिन है तो हमें एडमिट कार्ड लेके जाना है अपने से, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक, हमने इस वीडियो में कवर की। आप देखो डेट्स हमें पता ही है, 7 अक्टूबर तक हम अप्लाई कर सकते हैं 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 2 फेजेस में एग्जाम होंगे, ठीक है, जनवरी में हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, मार्च में एग्जाम हो जाए, ठीक है। और मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने इस चीज में कि कौन अप्लाई कर सकता है, हमने देखा कि अगर आपने 5th क्लास एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से पास किए, एक जिले से पास किए, तो अगर आपके जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उस डिस्ट्रिक्ट या जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो ये वाली क्लास है वो आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, तो नवोदय गवर्नमेंट.in में कर, ठीक है। तो जो आज की क्लास है हमारी उसको हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो इनके अगर कोई और भी डाउट आता है फॉर्म फिलिंग में या एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे ऐप के थ्रू या फेसबुक पेज के थ्रू कंसल्ट कर सकते हो, हमें बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है ना, उस प्रॉब्लम का हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो आज की क्लास है उसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।